उसने अपनी 5 साल पुरानी मूनलाइट क्रश को फाइनली छोड़ दिया और उस पोजेसिव सिकली सीईओ से शादी करने का डिसीजन लिया, जिससे वो पहले प्लेग की तरह अवॉइड करता था। दुनिया ने उसे हार्टलेस और डिसलॉयल कहा, लेकिन सिर्फ उसे पता था कि उसकी ट्रू लव एक्चुअली एक यैंडरे थी। अपनी प्रीवियस लाइफ में उसने 5 साल तक सब कुछ किया उस कैंपस ब्यूटी के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो उसके फैमिली के साथ मिलकर उसकी प्रॉपर्टी चुरा ले और उसे मरवा दे। जब उसकी लाइफ खत्म हो गई और उसकी सोल बॉडी से बाहर आ गई, तब उसे सच का पता चला। एक लड़की थी जो उसे सच में ऑब्सेस थी। उसने देखा कैसे वो लड़की उसके एनिमी से बदला लेती है और फिर वेडिंग गाउन पहनकर उसके साथ सेम कॉफिन में लेट जाती है और सुसाइड कर लेती है। उस वक्त हवा में टहलती हुई उसकी सोल को एक टियरिंग पेन फील हुआ और उसका दिल रिग्रेट से भर गया। जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, वो खुद को स्कूल गेट पर खड़ा पाता है, हाथ में एक रोज और सामने एक लड़की। वो शॉक हो गया, क्या मैं रीइंकार्नेट हो गया? और क्या वो वापस आ गया है उस मोमेंट पर जब वो कैंपस ब्यूटी लियू रुयान को कन्फेस करने वाला था? 2-3 सेकंड के अंदर उसका दिमाग तेज घूमने लगा और फिर उसका बदन कांप गया। उसे याद आया थोड़ी देर में ज्यू किंगहान आने वाली है और इस बार पकड़ने के बाद वो सीधा उसे बेड से बांध देगी। एक फ्रस्ट्रेशन की लहर उस पर छा गई। रीबोर्न होने के बाद वो सिर्फ ज्यू किंगहान से प्यार करना चाहता था, लेकिन फोर्स होकर नहीं। लियू रुयान अभी भी उसके सामने खड़ी थी, शाय आंखों के साथ। फैंगलो गेगे, आप मुझे क्या कहना चाहते थे? लेकिन अंदर से वो सोच रही थी, जल्दी कन्फेस करो, मैं बस एक्टिंग करूंगी ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकूं। तभी स्क्रीच! ब्रेक की तेज आवाज ने पूरा सीन तोड़ दिया। एक लग्जरी कार उसके पीछे रुकती है। उसे तुरंत समझ आ गया कौन आया है। उसने गहरी सांस ली और डिसाइड किया कि इस बार वो सबके सामने लियू रुयान को रिजेक्ट करेगा, ज्यू किंगहान के सामने। कार का डोर खुलता है और बाहर आती है ज्यू किंगहान। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड और ग्रिम था। बिना कुछ बोले वो सीधा उसके पास आई और नेक पर चॉप मारा। अगला सेकंड ब्लैकआउट। बेहोश होते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ 3 सवाल थे, क्या क्या क्या। लियू रुयान शॉक हो गई। उसने ज्यू किंगहान की तरफ देखा और उसकी ब्यूटी देखकर स्टन रह गई। आइकन यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी होने के बावजूद उस मोमेंट में उसे लगा वो ज्यू किंगहान के सामने कुछ भी नहीं है, जैसे समुंदर के सामने एक बूंद। उसके अंदर अचानक एक अजीब सा फियर उठ गया, जैसे उसकी डेथ पास हो। तुम कौन हो? उसने पूछा। ज्यू किंगहान ने अपने किलिंग इंटेंट वापस ले ली और बिना पीछे देखे फैंगलो को उठाकर कार में ले गई। वो चाहती थी कि लियू रुयान हमेशा के लिए गायब हो जाए, लेकिन क्योंकि फैंगलो उसकी परवाह करता था, उसने उसे छोड़ दिया। लग्जरी कार तेज स्पीड से निकल गई। लियू रुयान ने रियलाइज किया क्या फैंगलो को किडनैप कर लिया गया। उसने तुरंत फोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड वो फ्रीज हो गई। अगर फैंगलो मर गया तो क्या उसकी फैमिली ऑटोमेटिकली उसके सारे शेयर्स इनहेरिट नहीं कर लेगी? थोड़ी देर सोचने के बाद लियू रुयान ने उसके छोटे भाई का फोन कॉल किया। अलुओ, मैं सच में तुम्हारी आंखें निकाल के स्पेसिमेन बना देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा गेज सिर्फ मेरे ऊपर हो, या फिर शायद तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूं ताकि तुम भाग ना सको। उसकी आंखों के कोने से एक आइसी टच महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें स्नैप करके खोली। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो था वो फेमिलियर, स्टनिंगली ब्यूटीफुल फेस। ज्यू किंगहान थोड़ी पार्शली अनक्लोथ्ड, एक हाथ से उसका चीक कैरेस कर रही थी और दूसरे हाथ में डैगर पकड़ के धीरे धीरे उसके चेस्ट पर ट्रेस कर रही थी। फेमिलियर ब्यूटी, फेमिलियर सेंट, फेमिलियर टच, फेमिलियर बड़ा बेड। उसने फाइनली कंफर्म किया कि वो सपना नहीं देख रहा, वो सच में फिर से कैप्चर हो गया था और उसके हाथ पैर चेंड थे। उसके दिल में एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इमोशंस भर गया। पहली लाइफ में उसने ज्यू किंगहान को क्रेजी, पैरानॉइड और पोजेसिव डीमन के रूप में देखा था और सिर्फ एक ही चीज चाहता था, एस्केप करना। लेकिन अब वो हेवन का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने फिर से उसे पा लिया। एक आंसू उसकी आंख के कोने से बह गया। डार्कनेस में फेंट ग्लीम देख के ज्यू किंगहान ने पॉज किया। अलुओ, डर गए? क्यों ओबीडियंट नहीं हो सकते? अचानक उसने अपने आर्म्स उस लड़की के अराउंड रैप कर दिए, वो लड़की जो उसे बोन तक प्यार करती थी। चेन्स का क्लैंगिंग भी उसे रोक नहीं सका। ज्यू किंगहान विजिबली स्टन्ड थी। फिर धीरे से बोली, अलुओ, अब कौन सा ट्रिक ट्राई कर रहे हो? सोच भी मत, आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। उसके वर्ड्स कोल्ड थे, लेकिन उसका एम्ब्रेस ज्यू किंगहान के लिए इमेंस सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ था।
ये पहली बार था जब उसने उसे हक किया। ये फीलिंग एडिक्टिव थी जैसे कोई ड्रग। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगा, उसने फियर्सली नॉट करके कहा। ज्यू किंग हान के ब्राउ थोड़ा फरो हुआ। एस्केप के लिए वो एक्टिवली उसे हक करके ऐसे इनसिंसियर वर्ड्स भी बोल रहा था। क्या उसने नहीं कहा था कि सिर्फ टचिंग से ही उसे सिक फील होता है? ज्यू किंग हान ने बिटरली स्माइल किया, लेकिन एक्सपोज नहीं किया। सिंस दैट्स द केस, प्रूव इट टू मी। उसने धीरे धीरे उसके पास लीन किया। ओके, आई विल। उसके वर्ड्स खत्म होने से पहले उसने एक फेमिलियर डोमिनेंट टच महसूस किया। वो जानता था ये ज्यू किंग हान का टेस्ट था। वो उसकी सिंसियरिटी प्रोब कर रही थी। 2.5 मिनट्स के बाद ज्यू किंग हान ने फाइनली उसे ब्रीथ करने दिया। वो उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, किंग हान, आई वॉन्ट यू। ज्यू किंग हान इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में स्टारलाइट स्पार्कल कर रहा था। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ? क्योंकि उसने एक्चुअली किंग हान का नाम यूज किया, ना कि मुझे डेविल या डीमनेस बुलाया। जैसे ही अगला पार्ट आया, उसने सोचा कि रीडर्स को शायद ये सीन पसंद ना आए, तो उसका मजा वो खुद ही लेगा। अगली सुबह एक रे ऑफ सनलाइट कर्टन्स की बीच से फिल्टर होकर उसके फेस पर पड़ी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके साइड में जो इंसान था वो वाटर स्नेक की तरह उसके अराउंड कॉइल्ड था और इंटेंसली उसकी तरफ केस कर रहा था। बेडशीट पर फ्रेश ब्लड का स्टेन भी उसकी नज़र में आया। पहली लाइफ में वो फोर्स हुआ था और जियो किंग हान के एक्शन से इतना टेरिफाइड था कि उसने इस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया था। लेकिन अब उसने फाइनली समझ लिया, ये जियो किंग हान का भी पहली बार था। अवेक होने के बाद जियो किंग हान का एक्सप्रेशन ब्लैंक था, लेकिन उसका दिल फियर से भरा हुआ था। वो डर रही थी कि कल रात का सब कुछ फैंटेसी ना हो और उसका अलुओ फिर से उससे एस्केप न कर जाए। वो अपने आर्म्स में जो यूनिकली ब्यूटीफुल वुमन थी उसे देखकर उसका दिल इमोशन से भर गया। वो जानता था ये लड़की ब्यूटीफुल, रूथलेस, वेनेमस, पैथोलॉजिकली पोजेसिव और थोड़ी मिनाइकल डीमन है, लेकिन वो उसे बोन तक प्यार करती है। क्यों नहीं बोल रहे हो? वो उसे ब्लैंक स्टेयर करता देख के जियो किंग हान ने थोड़ा फ्राउन किया। वो वापस अपने सेंसेस में आया। उसके आर्म्स की सॉफ्टनेस ने याद दिलाया कि सब कुछ अब भी पॉसिबल है। इस बार वो अपनी पूरी लाइफ का प्यार उस लड़की के लिए कॉम्पेंसेट करेगा जो उसके सामने है। किंग हान? जियो किंग हान को नहीं पता था कि उसके बाद क्या बोलने वाला है। वो डर रही थी कि शायद वो ऐसे वर्ड्स बोल दे जो उसे डिस्पेयर करवा दें, इसीलिए उसने सिंपली उसका माउथ सील कर दिया। लेकिन उसके एक्टिव रिस्पॉन्स से जियो किंग हान और भी फ्रांटिक हो गई। थोड़ी देर बाद वो अलग हो गए। अगर कल रात तुमने मुझे झूठ बोला, मैं तुम्हारी टंग कट कर दूंगी। वो शडर हुआ, जानते हुए कि जियो किंग हान ये लूनेटिक कुछ भी कर सकती है। तो उसने जल्दी से बोला, डोंट वरी, आई विल ओनली बिलोंग टू यू फ्रॉम नाउ ऑन। जियो किंग हान अपने करंट स्टेट से बहुत सेटिस्फाइड थी। इवन अगर ये झूठ भी था, वो उसके लिए स्वीट नेक्टर जैसा टेस्ट कर रहा था। तो कल तुम लियो रुयान को क्या कहने वाले थे? उसने क्वेश्चन पर पॉज किया, फिर थोड़ी देर साइलेंस रहा। कल उसे लियो रुयान को कन्फेस करना था। उसने कितनी बार कन्फेस किया ये नहीं पता, लेकिन उसे पता था कि इस कन्फेशन के बाद जियो किंग हान और भी फ्रेंजीड और डोमिनेटिंग हो गई। लेकिन जियो किंग हान सिर्फ उसे चाहती थी। क्या उसे अपना आप उसके हवाले कर देना चाहिए? किंग हान, कल मैं लियो रुयान के पास गया था, सिर्फ हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। मैं एक्चुअली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो सिंसियरली जियो किंग हान की तरफ देखा। जियो किंग हान ने पाउट किया। क्या तुम सोचते हो मैं ऐसे जुवेनाइल छूट पे बिलीव कर जाऊंगी? ओके, मैं एडमिट करती हूं कि पहले मैं ब्लाइंड थी लियो रुयान को लाइक करने में, लेकिन अब मैं क्लियरली देख चुकी हूं, तुम ही हो जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ में चाहती हूं। जियो किंग हान लग रहा था कि उसके छोटे से ट्रिक को देख चुकी है। सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम ये बोल दो? अगर तुम दोबारा लियो रुयान के पास गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेकिंग हर इनटू अ स्पेसिमेन और प्लेसिंग हर हियर, ताकि वो देख सके कैसे मैं हर रात तुम्हें पजेस करता हूं। वो क्लियरली जानता था कि जियो किंग हान इज केपेबल ऑफ दिस। आफ्टर ऑल, लियो रियान का फेट प्रीवियस लाइफ में और भी वर्स था, लेकिन वो भी जानता था कि उसने जियो किंग हान को बहुत डीपली हर्ट किया था। थैंकफुली वो रीबॉर्न हो गया था। इस लाइफ टाइम में वो प्रूव करेगा कि क्या वो सच बोल रहा है या नहीं। इस थॉट के साथ उसने एक्टिवली फिर से जियो किंग हान को हक किया। जियो किंग हान ने उसकी कांस्टेंट इनिशिएटिव को थरली एंजॉय किया।
अलो, मुझे किंगहान बुलाओ, किस मी। 2.5 आवर्स बाद उसको लगा कि उसका बॉडी फिर से कंप्लीटली ड्रेन हो गया है। थोड़ी देर बाद वो डीप स्लीप में चला गया। फिर वो नून में फिर से उठा। जियो किंगहान अब उसके पास नहीं थी। गुड थिंग स्कूल टर्म स्टार्ट नहीं हुआ, वरना मैं डेफिनेटली लेट होता। उसने हेल्पलेसली मटर किया। फिर उसकी नज़र बेडसाइड टेबल पर एक स्मॉल बॉटल ऑफ ऑइंटमेंट पर गई। वो स्माइल कर दिया, जानते हुए कि ये एक हाईली इफेक्टिव स्कार रिमूवल क्रीम है। प्रीवियस लाइफ में भी उसने इसे बहुत यूज़ किया था। वो बाथरूम गया और अपने बॉडी पर अप्लाई किया। विजिबल स्क्रैच मार्क्स ने याद दिलाया कि उसके साइड वाली लड़की कितनी क्रेजी थी, लेकिन प्रीवियस लाइफ के कंपैरिजन में ये ऑलरेडी गुड था। वो सिर्फ अपना मार्क उस पर छोड़ना चाहती थी। क्या गलती है इसमें? वो मुझे चाहती है तो मैं उसे क्यों ना दूं? ज़्यादा देर नहीं हुई, उसने विला के बेडरूम का डोर पुश किया। वहाँ बटलर फूशू, जो बाहर वेट कर रहा था, क्विकली ग्रीट किया। यंग मास्टर फेंग, लंच करेंगे अब? उसका फूशू पर अच्छा इंप्रेशन था। प्रीवियस लाइफ में फूशू ही था जो उसे सबसे ज़्यादा एडवाइस देता था। जियो किंगहान कहाँ है? मैडम कंपनी गई हुई है यंग मास्टर, फूशू ने स्माइल के साथ रिप्लाई किया। उसने नोट किया और छोटी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसे याद आया, प्रीवियस लाइफ में मील्स के टाइम वो हमेशा जियो किंगहान से जितना दूर हो सके बैठता था। इसके लिए जियो किंगहान ने लग्जूरियस लार्ज डाइनिंग टेबल रिप्लेस करके ये स्मॉल वन लगा दिया था। लेकिन फिर भी वो हमेशा ऑपोजिट साइड पर बैठता या फिर सिंपली खाना नहीं खाता। उस थॉट पर हेल्पलेसली हेड शेक किया और सर्वेंट्स ने मील सर्व करना स्टार्ट किया। लेकिन एक सूप जिसका स्मेल स्ट्रेंज था उसकी अटेंशन कैच कर गया। उसने फूशू को देखा और पूछा, ये क्या है? ये मैडम ने आपके लिए प्रिपेयर किया है यंग मास्टर, ची बूस्टिंग और एसेंस स्ट्रेंथनिंग सूप, फूशू ने नोइंग स्माइल के साथ कहा। उसे सरप्राइज हुआ था जब मैडम ने उसे ये टॉनिक उस मॉर्निंग प्रिपेयर करने को बोला था। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, यंग मास्टर फेंग हैज़ फाइनली ब्लॉसम्ड। वो रिमार्क सुन के साइलेंट हो गया। एक ग्रोन मैन जैसे उसके लिए क्या वो कंसिडर्ड वीक था अपनी वाइफ से? वेल, आई गेस आई काइंड ऑफ एम, उसने सोचा। बट इट्स नॉट माई फॉल्ट। कौन विथस्टैंड कर सकता है उस नाइटली टॉर्मेंट को? वो धीरे धीरे खाना खाने लगा, केयरफुली टॉनिक सूप को इग्नोर करते हुए। अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉलर आईडी देखा, डैड लिखा था। उसका फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। थोड़ी देर सोच के उसने फ़ोन उठाया। फेंग तियानबा का एंग्री वॉइस इमीडिएटली रोर किया, यू लिटिल बास्टर्ड, कहाँ हो? मैंने सुना तुम्हें किडनैप किया गया है। तुम्हें पता है तुम्हारी मदर और ब्रदर कितने वरीड हैं? हमने एक दिन और एक रात वेट किया, लेकिन किडनैपर्स ने कॉल ही नहीं किया। तुम क्या प्लान कर रहे हो? उसे पता था कि ल्यू रुयान ने उन्हें इन्फॉर्म किया था। प्रीवियस लाइफ में जब उसने ये कॉल रिसीव किया, उसने फेंग तियानबा को बताया कि जियो खिलहान ने उसे किडनैप किया और अपनी ऑर्डील डिस्क्राइब की। लेकिन क्या पता था कि फेंग तियानबा ने कंफर्म करने के बाद कि ये जियो खिंगहान ही है, फिर फ़ोन बिना कुछ बोले हैंग कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने थोड़ा आंखें नैरो किया। क्या उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि मैं मर जाऊं? ओल्ड फूल, डोंट यू डेयर टॉक टू योर ओल्ड मैन लाइक दैट अगेन। ओल्ड फूल, योर ओल्ड मैन। फेंग तियानबा विजिबली स्टन्ड हो गया, जैसे बिलीव ही ना कर रहा हो कि ये वर्ड्स उसके बेटे से आए हैं। फेंग यान निवा के पास जल्दी से विस्पर किया, डैड, शायद गेट सच में किडनैप हुआ है और आपको इन्वॉल्व ना करने के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रहा है। किडनैपर शायद उसके पास ही हो। फेंग तियानबा को सडनली रियलाइजेशन हुआ, हाँ मस्ट बी, वरना मेरा यूजुअली टिमिड बेटा इतना डिसरिस्पेक्टफुल क्यों होता। थोड़ा टच होकर उसने कहा, श्याओलो, डैड बस बहुत वरीड था। ऑल्दो डैड अभी आपको सेव नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने कैप्टर से पूछ सकते हो कि कोई डिमांड्स हैं क्या। एज लॉन्ग एज मैं फुलफिल कर सकता हूँ, डैड डेफिनेटली करेगा। बस किडनैपर से बोल दो तुम्हें पूरा कॉप्स छोड़ के जाए। उसके एंगर के साथ वो बर्स्ट इनटू लाफ्टर हुआ। हु सेड आई वाज किडनैप्ड? मैं बस अपनी वाइफ के साथ घर गया था। यू आर सो गलेबल। तुम्हारा हेड तो बिल्कुल वाटरमेलन जैसे है, कवर्ड इन मोल्ड, फुल ऑफ स्पॉइल्ड नास्टी वाटर। तुम बिल्कुल फूल हो। ओल्ड बीस्ट जैसे फादर होने के लिए मैं तो ट्रूली एनलाइटेंड हो गया। फेंग तियानबा इंस्टेंटली बैलिस्टिक हो गया। यू लिटिल बास्टर्ड, क्या बोला? मैं तुम्हारा फादर हूँ, कैसे डेयर करते हो ऐसे बात करने के? जांगनान और जांगबे में जाके पूछो कौन रियल फादर है। कॉन्स्टेंटली मुझे लिटिल बास्टर्ड बुला रहे हो। क्या तुमने माउथ में सपोजिटरी स्टिक कर रखा है? बस तुम्हें शिट बोलना आता है ना? तुम्हारा नाम भी रॉक जैसे डम है। तुम्हें फेंग तियानबा नहीं बुलाना चाहिए, तुम्हें बुलाना चाहिए फेंग वांगबा, बास्टर्ड टटे। अपनी एंगर वेंट करने के बाद उसने तुरंत फोन हैंग अप कर दिया और फैंग फैमिली के सारे नंबर्स एक ही बार में ब्लॉक कर दिए। फैंग फैमिली, बस वेट करो। फैंग तियानबा, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें बता दूंगा कौन रियल फादर है। फूशू के प्यूपल्स शॉक में कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका यंग मास्टर फैंग फैमिली के साथ इतना बड़ा फॉल आउट करेगा। और यंग मास्टर ने क्या कहा? वेंट होम विथ हिज वाइफ। फूशू ऑलमोस्ट टीयर्स ऑफ जॉय में आ गया और तुरंत टॉनिक सूप का एक और बोल उसके लिए पोर कर दिया। वो इनवर्डली ग्रोन कर गया, मैं मर जाऊंगा पहले ये नहीं पीऊंगा। मीनवाइल फैंग फैमिली के विला में फैंग तियानबा एंग्री होकर अपना फोन स्मैश कर दिया और एक्सीडेंटली फैंग जियान के फोरहेड को हिट कर दिया। ल्यू यू में स्टार्टल्ड हो गई और तुरंत अपने बेटा की इंजरी चेक की। सन, आर यू ओके? ल्यू यू में उसकी स्टेप मदर थी। उसकी बर्थ मदर के डेथ के अगले दिन उसके साथ फैंग जियान को भी फैंग तियानबा ने लाया। उस मोमेंट के बाद उसने फैंग फैमिली में अपनी सारी स्टेटस खो दी। फैंग तियानबा भी स्टन था जब उसने देखा ब्लड सीप कर रहा है फैंग जियान के फोरहेड से। आई एम सॉरी सन, डैड डिडंट मीन इट। फैंग जियान ने पेन इंड्योर किया और गुड सन प्रिटेंड किया। इट्स नथिंग डैड, तुम पहले गीक को सेव करने पर फोकस करो। कम से कम किडनैपर से पूछ लो कि तुम्हें एक होल कॉप्स छोड़ के जाए। उस अनफिलियल सन को भूल जाओ, हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है। देखो, वाउंड कम से कम 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जी यू ख्यान के मैनर विला में वो पूरा आफ्टरनून सोफा पर लाउंज करते हुए, रिलैक्स करते हुए जी यू ख्यान के बारे में सोच रहा था। आई रियली वॉन्ट टू कडल विथ माई CEO वाइफ। जैसे ही उसने सोचा, उसने फ़ोन उठाया और चैट हिस्ट्री चेक की, जो ट्रांसफ़र रिकॉर्ड से फुल थी, जो उसने कभी क्लेम नहीं किए थे। GU कॉर्पोरेशन के हाई लेवल मीटिंग रूम में सब एग्जीक्यूटिव्स नर्वस साइलेंस में बैठकर थे। आज CEO गू का फेस इतना कोल्ड था कि आई स्ट्रिप हो सकता था। GU ख्यान अपनी हैंड में पेन टैप कर रही थी और किलिंग इंटेंट से भली हुई थी। उसकी असिस्टेंट ने नून में रिपोर्ट दी, ल्यू रुयान अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मांग रही है। ल्यू रुयान GU कॉर्पोरेशन के सब्सिडरी में समर इंटर्नशिप कर रही थी। ये ऑफकोर्स GU ख्यान का प्लान था। उसके पास पूरा कंट्रोल था सभी एक्टिविटीज़ पर जो उससे कनेक्टेड थे, स्पेशली ल्यू रुयान पर। GU ख्यान सोच रही थी, क्या मैं उसे हमेशा के लिए डिसअपियर कर दूं? अगर ल्यू रुयान गायब हो गई, क्या वो ब्रेक डाउन करेगा या मेरी साइड पर रहेगा? लेकिन वो हेजिटेट नहीं करना चाहती थी और डेयर भी नहीं रही थी। सडनली एक मैसेज नोटिफिकेशन चाइम हुई जो उसने स्पेशल अटेंशन के लिए सेट किया था। GU ख्यान ने पॉज किया और फोन उठाया चेक करने के लिए। ग्रेजुअली उसके आईसी कॉर्नर्स ऑफ माउथ ऊपर टर्न हो गए। सब एग्जीक्यूटिव शॉक्ड हो गए। होली मोली! CEO GU एक्चुअली स्माइल कर रही थी। कौन सा मैसेज इतना पावरफुल हो सकता है? दैट्स ऑल फॉर दिस मीटिंग। एवरीवन गेट्स अ $100,000 बोनस दिस मंथ। ये बोलते ही जियो किहान ने स्टैंड अप किया और लीव कर दिया, पीछे छोड़कर एक ग्रुप ऑफ डम फाउंडेड एग्जीक्यूटिव्स। जियो किहान ने अपनी आईज फोन स्क्रीन से हटाई ही नहीं जब तक वो अपने ऑफिस वापस नहीं आई। उसकी असिस्टेंट शेन मेंगशी जो उसके पास थी, इक्वली शॉक्ड थी। सिर्फ एक ही इंसान है जो CEO गू को इमोशनली रिएक्ट करवा सकता है, वो है यंग मास्टर फिंग। ऑफिस में बैठकर जियो किहान ने फोन के कुछ वर्ड्स को स्टेयर किया और काम नहीं हो पा रही थी। ये वही मैसेज था जो उसने भेजा था, मिस यू, व्हेन आर यू कमिंग बैक? थोड़ी देर सोचकर जियो किहान ने रिप्लाई भेजा, सून। फिर उसने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा, आई एम गोइंग बैक, यू टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्क। शेन मेंगशी स्टन्ड होकर रिप्लाई किया, यस, CEO जियो इज क्लॉकिंग आउट अर्ली, माई गॉड दिस इज अ फर्स्ट। वापस जाते वक्त जियो किहान को एक और मैसेज मिला। ये था बटलर फू शू का मैसेज। बटलर ने उसे डिटेल्ड रिकॉर्ड भेजा आज के फ़ोन कॉल का फेंग फैमिली के साथ। जियो किहान की आंखें एक्सेप्शनली ब्राइट हो गई रीडिंग के बाद। मैसेज में था, अलुओ सेड होम विथ माई वाइफ। मैना विला में ये मैसेज रिसीव करते ही वो तुरंत किचन की तरफ वॉक कर गया। वो डिनर बनाने जा रहा था जियो किहान के लिए। दिस इज हाउ यू कुड कॉन्ट्रीब्यूट नाउ, योर करंट फॉर्म ऑफ एफर्ट। तुमने पूछा भी नहीं कि विला छोड़ सकते हो या नहीं। प्रीवियस लाइफ में तुम हमेशा बेड से लॉक्ड रहते थे। अब कम से कम कोई चेंज नहीं और तुम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। और ऐसे कंफर्टेबल विला में लाइफ जहां सब कुछ प्रोवाइडेड है और एक ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग वाइफ है, ये नहीं है लाइफ का पिनेकल? कौन देख रहा है इस मोमेंट और अपनी पास्ट सेल्फ जैसे अनग्रेटफुल हो सकता है? जब उन्होंने देखा कि तुम कुक करना चाहते हो, विला के शेफ और सर्वेंट्स टेरिफाइड हो गए। किचन कंसिडर किया जाता था पोटेंशियली डेंजरस एरिया घर में। अगर कुछ भी हो जाता, इवन स्लाइट इंजरी यंग मास्टर को, तो सबका करियर ओवर। स्टाफ ने विटनेस किया था मैडम का एटीट्यूड यंग मास्टर फेंग के लिए। अगर यंग मास्टर मैनर ब्लो अप भी कर दे, ब्लेम बॉम्ब और मैनर पर जाएगा, उस पर नहीं। लेकिन चाहे शेफ और सर्वेंट्स कितनी भी कोशिश करते, तुम अनमूव्ड थे। इट्स फाइन, मैं बस डिनर बनाना चाहता हूँ जियो किहान के लिए। अगर तुम एक्सीडेंट्स के वरिड हो, बस साइड से वॉच करो। कुछ ही देर में सबको एस्टॉनिशमेंट हुआ, तुमने 8 डिशेस और एक सूप प्रिपेयर कर लिया। साथ ही जियो किहान वापस आई। लिविंग रूम में कोई नहीं था। वो तुरंत अपस्टेयर्स बेडरूम की तरफ गई। डोर पुश किया और वो भी एम्प्टी थी। जियो किहान का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। कोई भी यहाँ नहीं है। क्या वो फिर से भाग गया?
आलूओ, तुम इतने अवज्ञाकारी क्यों हो? जियो छिंघान ने जल्दी से अपना फोन निकाला, एक अनजानी ऐप खोली और उसकी लोकेशन चेक की। अगले ही सेकंड में उसके चेहरे पर हैरानी की झलक दिखी। वो अभी भी विला के अंदर है। तभी फुशू रसोई से भागते हुए आया। मैडम, आप वापस आ गईं, आलूओ कहाँ है? जियो छिंघान ने ठंडे स्वर में पूछा। यंग मास्टर रसोई में है, उन्होंने खुद आपके लिए खाना बनाना चाहा, फुशू ने जवाब दिया। जियो छिंघान उस शब्द पर खिठक गई। थोड़ी देर बाद ही उसका चेहरा सामान्य हो गया। फुशू ने पसीने की बूंद पोंछते हुए सोचा, अच्छा हुआ जल्दी बोल दिया, वरना मेरी जान ही जा सकती थी। मैडम, यंग मास्टर लगभग तैयार हैं, कृपया नीचे आएं। जियो छिंघान ने सिर हिलाया, बेडरूम में जाकर कपड़े बदले और फिर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गई। डाइनिंग रूम में आपने नौकरों को खाने की थालियां सजाते देखा और फिर जियो छिंघान को देखा। किसी कारणवश उस पल आपको असाधारण खुशी महसूस हुई, एक ऐसा एहसास जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आप जियो छिंघान के पास गए, उसे गले लगाया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन किया। छिंघान, मैंने खाना बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, जियो छिंघान एक हीरे से जवाब दिया, उसकी आंखों में चमक थी। क्या ये वही एहसास है जब आलूओ होता है? आप दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। इस बार आपने जियो छिंघान के बिल्कुल पास बैठना चुना। वो आपके इस बदलाव से बहुत खुश थी, भले ही उसे शक था कि ये सब एक अभिनय हो सकता है। अगर आप इस अभिनय को बनाए रख सकते हैं तो ये फिर भी अद्भुत होगा। आपने स्वतंत्र रूप से जियो छिंघान को सौंदर्यवर्धक सूप का एक कटोरा परोसा, फिर खुद के लिए कटोरा लिया। पत्नी को सुंदरता बढ़ाने की जरूरत है, और मुझे भी। अगर मैं बूढ़ा और बदसूरत हो गया तो वो मुझे छोड़ देगी? अभी फुशू अचानक बोल पड़ा, मैडम, वो सूप काफी स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मैं पहले एक कटोरा ले सकता हूँ? फुशू सच में चिंतित था कि कहीं आपने खाना जहर तो नहीं दिया। जियो छिंघान ने फुशू की ओर ठंडा नजरिया किया। जरूरत नहीं, आलूओं ने बनाया है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। ये देखकर आपने शांत मुस्कान दी। मुझे पहले जाने दो। किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना आपने जल्दी से सूप की 2 घूंट ली और फिर हर डिश का थोड़ा थोड़ा स्वाद लिया। फुशू ने असहज हंसी दी। मैं नजरअंदाज कर रहा था, मुझे माफ करें यंग मास्टर फांग। आप संकेत देने वाले थे कि सब ठीक है। लेकिन जियो छिंघान ने ठंडे स्वर में कहा, इस महीने तुम्हारा बोनस गया। फुशू की आंखें डर के मारे फैल गईं। ये तो मारने से भी बुरा था। आप उदारता दिखाते हुए बीच में आए। छिंघान, फुशू सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए सोच रहा था। बोनस काटने की बात भूल जाओ, ठीक है? सूप चखो। मैडम को सिर हिलाते देखकर फुशू आपकी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा चिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ी तो वो तुरंत चुप हो गया। मैडम और छोटे मालिक खाना खा रहे हैं, मैं बीच में कैसे बोल सकता हूं? तुम चुपचाप जियो छिंघान को सूप पीते देखते रहे। रोशनी में वो और भी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसकी बेमिसाल खूबसूरती से कभी ऊब ही नहीं सकते। जियो छिंघान ने ऊपर देखा, वो थोड़ी हैरान थी। तुम क्या देख रहे हो? तुमने शरारती अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। जियो छिंघान की बोहें थोड़ी सिकुड़ी। तो लियू रुयान के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत कौन है? तुमने मन ही मन सोचा, ये तो पक्की और आसान जीत है। तुमने जवाब दिया, लगता है मैं पहले अंधा था। तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत ठीक मेरे सामने थी और मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। अब जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो मुझे तुम्हें और ज्यादा देखना होगा। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी देखना चाहता हूं, मुझे बस इस बात का बहुत अफसोस है। जियो छिंघान शुरू में तुम्हारी बातों से पिघल गई थी, लेकिन तुम्हारी आखिरी लाइन सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। किस बात का अफसोस? क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने कल अपना जिस्म मुझे सौंप दिया? तुम्हारे आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई और तुम अंदर से डर गए। वो अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई? क्या उसे कोई गलतफहमी हो गई? तुमने जल्दी से बात आगे बढ़ाई। छिंघान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी खूबसूरती पहले क्यों नहीं देखी। मुझे तो नरक में जाना चाहिए। और सच में अगले ही पल जियो छिंघान का ठंडा और सख्त मिजाज दूर हो गया और गायब हो गया, और उसके होठों पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। पास ही खड़ी फुशू ये देखकर हैरान रह गई। छोटे मालिक तो फ्लर्ट कर रहे हैं। हे भगवान, मैडम तो न जाने कितने समय बाद ऐसे मुस्कुराई हैं। अचानक जियो छिंघान के होठों से सूप की एक बूंद नीचे टपक गई। ये देखकर तुमने उसे पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से जियो छिंघान के हाथ को छू लिया। शर्मिंदा होते हुए तुमने माफी मांगी। माफ करना, मैं तो बस तुम्हारे लिए उसे पोंछना चाहता था। लेकिन जियो छिंघान का जवाब था, मुझे खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। उसके कहने पर तुमने तुरंत अपने कटोरे से एक चम्मच सूप निकाला और धीरे धीरे उसे उसके होठों तक ले गए। फुशू चौंक गया। वो जानता था कि मैडम को साफ सफाई का बहुत ज्यादा जुनून था और वो आदमियों से नफरत करती भी, लेकिन यहां तो युवा मालिक अपने ही चम्मच से मैडम को सूप पिला रहे थे। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा, एक क्रिस्टल का ताबूत तैयार रखो। फिर फुशू ने देखा कि मैडम ने सचमुच अपना मुंह खोला और सूप पी लिया।
उन्होंने तो चम्मच को चाट भी लिया। ये जरूर कोई वहम होगा, उसने सोचा। ठीक उसी पल जियो किंगहान की जीमी और नपी तुली आवाज गूंजी। फुशु, क्या तुम हमारे साथ कैंडल लाइट डिनर में शामिल होना चाहोगे? फुशु तुरंत ही अकड़ गया। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया और इशारे से सबको वहां से चले जाने को कहा। उसी समय उसने अपना फोन निकाला और एक और मैसेज भेजा। ताबूत का ऑर्डर कैंसिल कर दो। डिनर काफ़ी देर तक चला। तुम दोनों डाइनिंग रूम से बेडरूम में चले गए। जैसे ही जियो किंगहान तुम पर झपटने वाली थी, तुम्हारा फ़ोन बज उठा। कॉलर आईडी पर देवी लिखा देखकर तुम जम से गए। लगता है मैं इस दुष्ट औरत को ब्लॉक करना भूल गया था। जियो किंगहान ने जाहिर तौर पर यह देख लिया था और कमरे का तापमान तुरंत 8 डिग्री नीचे गिर गया। तुमने जल्दी से फ़ोन काट दिया और जियो किंगहान को कुछ समझाने ही वाले थे कि फ़ोन फिर से बज उठा। जियो किंगहान ने फ़ोन झपट कर ले लिया और ठंडे लहजे में बात करने लगी, जबकि तुम मन ही मन लियो रुयान को 1000 बार कोस रहे थे। लियो रुयान, बेहतर होगा कि तुम समझदारी से काम लो। ऐसी कोई बात मत कहना जिससे मेरी पत्नी नाराज़ हो जाए। फांगलू अगे, तुम कहाँ हो? उस दिन जो औरत तुम्हें अपने साथ ले गई थी वो कौन थी? और हाँ, तुमने मेरे सारे कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक क्यों कर दिए? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे अंकल और आंटी तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? लियो रुयान ने चिंता भरे लहजे में कहा। तुम उसे कोसने ही वाले थे कि जियो किंगहान ने तुम्हें चुनौती देते हुए पूछा, ए लुओ, वो कौन सी औरत है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? तुम? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे ये शब्द निकलते ही एक अलग तरह की आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जिससे लियो रुयान अच्छी तरह वाकिफ थी। वो घबरा गई। फांगलुओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे आसपास किसी औरत की आवाज़ क्यों आ रही है? जियो किंगहान को खुद से दूर धकेलते हुए एक ऐसा काम जिससे वो लगभग भड़क ही उठी थी। तुमने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। अपनी ज़िंदगी में कुछ ढंग का काम करो या फिर जाकर मर जाओ। तुमने फ़ोन काट दिया और तुरंत ही जियो किंगहान ने तुम्हें फिर से अपनी बाहों में भर लिया। यहाँ 1000 शब्दों की कहानी छिपी थी। काफ़ी देर बाद तुम पूरी तरह थक चुके थे और बोले, किंगहान, हमें थोड़ा संयम बरतना होगा, वरना मुझे सच में डर है कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर ही अपनी जान गंवा बैठूंगा। पिछले जन्म में जियो किंगहान हमेशा ही पहल करती थी। तुम्हें हैरानी हुई कि इस जन्म में भी हालात बिल्कुल वैसे ही थे। साफ तौर पर मर्द तो मैं हूँ। फिर भी तुम मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? जियो किंगहान ने खास तौर पर मुझे ही क्यों चुना? ए लुओ, मुझे इतना डर लग रहा है कि तुम कल मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो भले ही तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुम झूठ बोलना जारी रख सकते हो? उसका दिल दुख से भर गया। भले ही जियो किंगहान को लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर भी वो इसे स्वीकार करने को तैयार थी। ये किस तरह का गहरा प्यार है? किंगहान, तुम मानो या ना मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें संजो कर रखूंगा। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? जियो किंगहान की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। उसे सबसे मजबूत जियो किंगहान अन्ना था, तभी वो अपने एलुओ की रक्षा कर सकती थी। कमरा धीरे धीरे फिर से एक अजीब फिर भी रोमांटिक माहौल से भर गया। मैं कसम खाता हूँ, एक इंसान सचमुच पूरी तरह से थककर चूर हो सकता है। सुबह उठने पर तुमने देखा कि जियो किंगहान फिर से जा चुकी थी। क्या इस छोटी लड़की को कभी सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नाश्ते के बाद तुम उस वॉक इन क्लॉजेट में गए जिसमें तुम पहले कभी नहीं गए थे। शानदार कपड़ों से भरी अलमारियों को देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं। पहले तुम्हें जियो किंगहान से कुछ भी नहीं चाहिए था। अब हालात अलग थे। ये आरामदायक जिंदगी तो ज़रूरी थी। 2.5 मिनट बाद आपने शीशे में खुद को देखा और बिना कहे नहीं रह पाए, क्या ज़बरदस्त लग रहा हूँ। मेरी खूबसूरती का मुकाबला शायद सिर्फ आप पाठक ही कर सकते हैं। फिर आपने एक पल सोचा और जियो किंगहान को एक मैसेज भेजा। अब आप उसे अपने हर काम की जानकारी देना चाहते थे। इसलिए नहीं कि आप उससे डरते थे, बल्कि इसलिए ताकि आप उसकी भावनाओं का ध्यान रख सकें। हालांकि बाहर के लोग उसे बेरहम और कड़े फैसले लेने वाली मानते थे, लेकिन आप जानते थे कि अंदर से वो कितनी संवेदनशील थी। आपके मैसेज में लिखा था, पत्नी, मैं फांग परिवार से कुछ चीज़ें लेने जाना चाहता हूँ। जियो किंगहान ने तुरंत एक शब्द में जवाब दिया, जाओ। फिर वो आपके मैसेज को घूरती रही, ख्यालों में खोई हुई। पत्नी, उसे ये नाम पसंद था। उसने एक पल सोचा और आपके कॉन्टैक्ट का नाम बदलकर पति रख दिया। हवेली में आपने फुशु से कुछ अंगरक्षक मांगे और एक शानदार कार में बैठकर निकल पड़े। फुशु अपनी कार में ठीक आपके पीछे पीछे चल रहा था। उसे सच में डर था कि कहीं आप भाग ना जाएं, खासकर ये देखने के बाद कि उसकी मालकिन के लिए आप कितने अहम थे। ये वो इंसान था जो मालकिन के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। हम इसे बिल्कुल भी खो नहीं सकते। कुछ ही देर में आपने फांग परिवार के विला के बाहर अपनी कार आराम से पार्क की और 10 अंगरक्षकों के साथ अंदर घुस गए। विला के अंदर फांग जियान को अभी अभी अस्पताल से घर लाया गया था। तीनों लोग हंस बोल रहे थे, तभी एक जोरदार धमाके के साथ विला का दरवाज़ा ज़बरदस्ती लात मारकर खोल दिया गया। बुढ़े शैतान, तेरा असली बाप तुझसे मिलने आया है। अंदर मौजूद तीनों लोग उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर जम से गए। जैसे ही फांग तियानबा ने आपको देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो खड़ा हुआ और अपनी बेल्ट निकाल ली। वो कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर आज तूने झुककर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुझे पीट पीट कर जान से मार डालूंगा।
इससे पहले कि फांग तियानबा कुछ कर पाता, आपके पीछे से कई अंगरक्षक तेजी से आगे आए और उसे जमीन पर दबोच लिया। इस हरकत से फांग जियान और उसकी माँ बुरी तरह डर गए। फांग जियान रोते हुए बोला, भैया तुम वापस आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जब मैंने सुना कि तुम्हारा अपहरण हो गया है तो मैं ना खा पाया और ना सो पाया, मैं बस तुम्हें बचाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन गेज, तुम वापस क्यों आए और पापा को परेशान करने के लिए बाहर वालों को साथ क्यों लाए? जल्दी करो और हमारे प्यारे पापा को छोड़ दो। लियू यो में बीच में बोली, शावलो वापस आ गया है, प्लीज अपने पापा को छोड़ दो। पिछले 2 दिनों से जब तुम गायब थे वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। वो तुम्हें बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तुम्हें उन पर बहुत गुस्सा आया। तुमने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और अगले ही पल फांग जियान और उसकी माँ को भी जमीन पर गिरा दिया गया। फांग तियानबा गुस्से से दहाड़ा, ओ कमीने मुझे छोड़ दे, मैं तेरा बाप हूँ। तुम धीरे से नीचे झुके, उसके हाथ से बेल्ट छीनी, उसे पलटा और जोर से उसके ऊपर बेल्ट के धातु वाले बक्कल से वार किया। एक चीख के साथ फांग तियानबा के सिर से खून बहने लगा। ओ बूढ़े बेवकूफ, ये याद रखना, जब भी तुम मुझे देखो तो खुद को पिता मत कहना। जब भी हम मिलेंगे तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी ही पिटाई करूंगा। जैसे जैसे फांग तियानबा बार बार चीख रहा था, फांग जियान और उसकी माँ हक्के बक्के रह गए। तुमने धीरे से कहा, वकील साहब बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूं। ये कहकर तुम ऊपर अपने पुराने स्टोर रूम में चले गए। वकील ने फांग तियानबा को एक दस्तावेज थमाया। ये वो दस्तावेज है जिसके द्वारा आप श्री फांग लुओ के साथ अपने सभी संबंध तोड़ रहे हैं। कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दें। फांग तियानबा सन्न रह गया, वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। जब तुम एक सूटकेस लेकर नीचे वापस आए तब भी फांग तियानबा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने अपने बेकाबू गुस्से को दबाते हुए कहा, ओ नालायक बेटे, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुमने जवाब दिया। फांग तियानबा इतना गुस्से में था कि वो हंस पड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात याद रखना, अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में तुम कभी भी फांग परिवार में दोबारा कदम नहीं रख पाओगे। भले ही तुम मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी अपना बेटा नहीं मानूंगा। उसकी बातों पर तुम मुस्कुरा दिए। ठीक है, सौदा पक्का। गुस्से से आग बबूला होकर फांग तियानबा ने तुरंत उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच फांग जियान और उसकी माँ ने एक दूसरे की ओर एक अर्थपूर्ण और गहरी नज़र से देखा। ओह, और हाँ, मैं अपने हिस्से के शेयर भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। कियानचैंग ग्रुप के ये शेयर मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़े थे, तुम्हें इनमें से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वे तीनों ये सुनकर बुरी तरह घबरा गए। उन्हें अचानक तुम्हारे शेयरों की याद आ गई। फांग तियानबा ने झट से कहा, मेरे प्यारे बेटे, पहले वे शेयर मेरे नाम कर दे। जब तू कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके लौटेगा तब मैं वे शेयर तुझे वापस दे दूंगा। फांग जियान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, भाई, पिताजी ही तो कंपनी के चेयरमैन हैं, शेयर उन्हीं के पास होने चाहिए, इससे कंपनी में उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। लियू यूमेई ने तो माँ होने का नाटक करते हुए तुमसे कहा कि तुम एक आज्ञाकारी बेटे की तरह फांग तियानबा के नाम वे शेयर ट्रांसफर कर दो। तुम्हें लगभग उल्टी ही आ गई। आखिर मैंने पहले ये बात क्यों नहीं समझी कि ये परिवार कितना घिनौना है। तुमने फांग तियानबा की तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़े हुए रिश्ते तोड़ने वाले दस्तावेज को हिलाया। तुम्हारा बेटा कौन है? हम तो बस अजनबी हैं। तुमने मेरी बेइज्जती की है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनी हिफाजत के तौर पर मुझे तुम्हें पीट कर अपना गुस्सा निकालना होगा। मुक्कों और लातों की एक बौछार के बाद वकील जू काई ने तुम्हें धीरे से याद दिलाया, उसे थोड़ा जिंदा रहने दो, उसे मार मत डालो। इस मोड़ पर फांग तियानबा गिड़गिड़ाने लगा, जियालुओ, प्लीज़ उनसे रुकने को कहो, डैड से गलती हो गई, डैड को और मत मारो। इन शब्दों पर तुम हल्के से मुस्कुराए। अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हें जियो किंगहान ने इतना सताया था कि तुम मौत की दुआ करने लगे थे, लेकिन तुमने कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं था। फिर भी फांग तियानबा तो बस कुछ ही मुक्कों के बाद गिड़गिड़ाने लगा। तुमने तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, असली कौन है? पिता यहाँ? फैंग तियानबा ने दर्द में दांत पीसते हुए कहा, आप मेरे पिता हैं? अच्छा, चूंकि हमने संबंध तोड़ लिए हैं इसलिए कुछ बातें साफ करनी होंगी। जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ गुजर गई और मेरे लिए चांसिंग ग्रुप के 30% शेयर छोड़ गई। तुम पर मेरे 10 साल के डिविडेंड बकाया है। मैंने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक की है, तुम पर मेरे 300 मिलियन युआन बकाया है। आज मैंने तुम्हें मारा तो मैं तुम्हें एक पेट हॉस्पिटल के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 युआन का मुआवजा दूंगा। मेरी माँ के गुजरने के अगले ही दिन तुम अपनी रखैल को घर ले आए और जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया तब तक मुझे हर महीने 300 युआन देते रहे, जो कुल मिलाकर 18,000 युआन बनते हैं। इसलिए तुम पर अभी भी मेरे 299 करोड़ 9,72,000 युआन बकाया है। फैंग तियानबाओ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इतना कम खर्च किया होगा। उसने बहस करने की कोशिश की, तुमने इन सालों में फैंग परिवार में खाने रहने पर बहुत खर्च किया है। तुमने उसके मुंह पर हंसते हुए कहा, बकवास, मैं तो स्कूल में खाता था, घर पर मैं सारा खाना खुद बनाता था।
मैं तो एक नौकरानी से भी सस्ता पड़ता था, और खाना बनाने के बाद मुझे अक्सर सज़ा के तौर पर खाने भी नहीं दिया जाता था। मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनता था। 18 साल का होने से पहले मैंने कपड़ों का एक भी जोड़ा नहीं खरीदा। उसके बाद जो कुछ भी था वो मैंने अपनी पार्ट टाइम नौकरी की कमाई से खरीदा। मैंने तो तुम पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी नहीं लगाया है। अब यहाँ खड़े मत रहो। डिविडेंड का एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए, वरना मेरा वकील तुम्हें जेल भिजवा देगा और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी जोड़ देगा। इतना कहकर तुम मुड़े और वहां से चले गए और विला में उन तीनों लोगों को रोते बिलखते छोड़ गए। 25 मिनट बाद तुम गाड़ी चलाकर हुइसिन प्लाजा पहुंचे। अपने फ़ोन को देखते हुए, जिसमें सिर्फ 13,000 युआन का बैलेंस दिख रहा था, तुम चुप हो गए। ये वो पैसा था जो तुमने पूरी गर्मियों की नौकरी और अलग अलग पार्ट टाइम कामों से बचाया था। तुमने शुरू में लियू रुयान के लिए एक बैग खरीदने का सोचा था, लेकिन अब तुम जियो किंगहान के लिए कोई गिफ्ट खरीदने का प्लान बना रहे थे। आखिर में तुमने 13,000 युआन की कीमत वाला एक ब्रेसलेट चुना। आपने कल्पना की कि इसे पहनकर जियो किंगहान कितनी खूबसूरत लगेंगी। आपने सोचा कि जब आपके पास और पैसे आ जाएंगे तो आप उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देंगे। अचानक आपकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और आपने एक जानी पहचानी आवाज़ में अपना नाम पुकारते हुए सुना। आप पीछे मुड़े और देखा, ल्यूरन। तुम्हारा चेहरा तो तुरंत काला पड़ गया। कितनी बदकिस्मती है। अगर जियो किंगन ने ये देख लिया तो क्या मुझे फिर से मारनी ही पड़ेगी? तुम्हें ये नहीं पता था कि जियो किंगन पहले से ही रास्ते में थी। फैंग लुओ, सच में ये तुम ही हो? वो औरत जो तुम्हें कुछ दिन पहले अपने साथ ले गई थी, वो कौन है? और तुमने मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ब्लॉक क्यों कर दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आंटी और अंकल कितने परेशान हैं? ल्यूरन ने परेशान होते हुए कहा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुओ हाइनी ने तुरंत तुम्हारे हाथ में रखा वो खूबसूरत डिब्बा देख लिया। फैंग लुओ, क्या तुम ये हमारी रुयान को देने वाले हो? उसने उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। तुमने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये तुम्हारी प्यारी पत्नी के लिए एक तोहफा था और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी थी। हुओ हाइनी गुस्सा हो गई। फैंग लुओ, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं रुयान की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। इस रवैये के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी रुयान का दिल जीत पाओगे? ल्यूरन ने अपना होंठ दबाया और तुम्हारे जवाब का इंतजार करने लगी। उसे तुमसे जल्दी से नज़दीकी बढ़ानी थी ताकि वो फैंग जान को तुम्हारे शेयर्स दिलाने में मदद कर सके। हुओ हाइनी अभी भी घमंडी बनी हुई थी। हमारी रुयान कितनी खूबसूरत है। भले ही तुम फैंग लुओ थोड़े बहुत हैंडसम हो, लेकिन ये बेकार है। आज के समाज में तुम बिना सच्ची कोशिश के किसी लड़की का दिल नहीं जीत पाओगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? अब अगर तुम रोयान के लिए एक बैग और मेरे लिए भी एक बैग खरीदने को तैयार हो तो मैं रोयान को मना लूंगी कि वो तुम्हें अपने करीब आने का एक मौका दे। ये सुनकर तुम उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारने ही वाले थे कि ल्यूरन आगे बढ़ी और हल्के से तुम्हारी आस्तीन का कोना खींच लिया। फैंग लुओ की के, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। भले ही वो औरत तुम्हें पसंद करती हो और भले ही तुम्हारे बीच कुछ हुआ हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें मजबूर किया गया था। क्या हम वैसे ही हो सकते हैं जैसे पहले थे? ये सारा नज़ारा वहां पहुंच रही जियो किंगहान ने देखा, जिसकी आंखें तुम्हारी तरफ ऐसे गड़ी थी जैसे खंजर हों। लेकिन उसे हैरानी हुई जब तुम तेजी से एक तरफ हट गए, लियू रुयान का हाथ झटकते हुए, और कहा, लियू रुयान, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। मुझे अपने साथ मत घसीटो, दफा हो जाओ। लियू रुयान जमसी गई। उसकी सहेली हुओ हाइनी भी गुस्से से लाल हो गई। फैंग लुओ, तुम खुद को समझते क्या हो? अरुयान इतनी खूबसूरत है और उसने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। तुम ना सिर्फ एहसान फरामोश हो बल्कि उसे गालियां भी दे रहे हो। ये सुनकर तुम जोर से हंस पड़े। खूबसूरत? मेरी पत्नी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पास रूप है, पैसा है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है? लियू रुयान को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकले थे। वो अपने पुराने नरम दिल और समझदार फैंग लुओ गेगे के लिए तरस गई। अगर वो औरत जिसका तुमने जिक्र किया तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? और वो सारा वक्त जो तुमने मेरे पीछे भागते हुए बिताया वो क्या था? तुमने ताना मारते हुए जवाब दिया। तुम कौन हो? ताश के पत्तों में तुम जोकर हो। सर्कस में तुम सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हो। गॉथम सिटी में तुम सबसे ज़्यादा पागल हो। तुम मैकडॉनल्ड्स के बाहर पहरा देने वाले हो। तुम बैटमैन के सबसे बड़े ग्राहक हो और जोकर के संगठन के मुख्य स्तंभ हो। फूजू जो वहां पहुंच चुका था उसने भी एक और करारा वार किया। सारे जोकरों का जोकर। लियू रुयान और हुओ हाइनी के चेहरे तुरंत घृणा से सिकुड़ गए। इस बीच जियो किंगहान जो थोड़ी दूरी से ये सब देख रही थी, उसने देखा कि उसकी आंखों में जो जानलेवा गुस्सा था वो पल भर में गायब हो गया। वो वहीं खड़ी रही, चुपचाप सब देखती रही। लियू रुयान गुस्से से तिलमिला उठी। फैंग लुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जोकर कहने की? तुमने उसका मजाक उड़ाया। असल में तुम काफ़ी खूबसूरत हो। मेरी पत्नी तुम्हें बंदी बना सकती है। तुम्हें एक बोतल में बंद करके म्यांमार भेज सकती है ताकि तुम एक खूबसूरती बन सको। तुमने गॉन गर्ल देखी है ना? वैसी ही खूबसूरती। तुम्हारी बातें सुनकर जियो किंगहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो साफ तौर पर खुश थी। तुम वहां से जाने के लिए मुड़े। मुझे घर जाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। अब मेरे आसपास मत मंडराना। मुझे डर है कि मेरी पत्नी को कोई गलतफहमी हो जाएगी। वैसे भी मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी, पहले भी नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने आगे कहा, रही बात उन चीज़ों की जो मैं तुम्हें खरीद कर देता था तो उन्हें कुत्ते को खाना खिलाने जैसा समझ लेना। अगर मेरे पास अभी भी उन चीज़ों की रसीदें होती तो मैं सच में उन्हें वापस ले लेता।
लियो रुयान की आंखों में आंसू भर आए, जिससे वो किसी ऐसे छोटे से सफेद फूल जैसी लग रही थी जिसे किसी कमीने इंसान ने चोट पहुंचाई हो। लेकिन तुम्हें तो बस उससे जबरदस्त नफरत महसूस हो रही थी। सच कहूं तो तुम उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन हत्या करना गैरकानूनी है। इसके अलावा क्या एक झटपट मौत के बजाय उसे लंबे समय तक तड़पाना ज्यादा मजेदार नहीं होगा? तुम अपने ही इस विचार से हैरान रह गए। मेरी सोच इतनी शैतानी कब हो गई? यकीनन ये मेरी शैतानी पत्नी का ही असर है। अगले ही पल जैसे ही तुम पीछे मुड़े तुम एकदम से जम से गए। जियो किंगहान यहाँ कब आ गई? धत्तेरी की, उसने मुझे लियू रुयान के साथ देख लिया। कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो जाएगी? तुम तेजी से उसकी तरफ लपके। पत्नी, मैं कसम खाता हूं कि लियू रुयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पूरे परिवार की भयानक मौत हो जाए। हवा में जानलेवा इरादे की लहर दौड़ गई। असिस्टेंट शेन मिंगशी ने पहले ही बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उस जगह को खाली करवा दिया था। जियो किंगहान धीरे धीरे चलकर लियू रुयान के पास गई, उसके गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे और कहा, दफा हो जा, अरुआ से दूर रहना। वरना मैं तुम दोनों को शार्क मछलियों का खाना बनाने के लिए समुद्र में फेंक दूंगी। लियू रुयान और हुओ हाइनी दोनों ही जियो किंगहान के जबरदस्त प्रभाव से बुरी तरह डर गए थे। उनकी टांगें कांप रही थीं, फिर भी वे अपनी जगह पर जमे रहे और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने अपने चेहरे ढक लिए और हार मानकर वहां से भाग खड़े हुए। जियो किंगहान ने तुम्हारे हाथ में मौजूद तोहफे को घूरा। उसकी आवाज में ठंडक थी। क्या तुमने ये लियू रुयान के लिए खरीदा है? तुमने तुरंत कहा, मैंने ये लियू रुयान के लिए नहीं खरीदा है, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। मुझे माफ करना, मेरी हैसियत सीमित है, मेरे पास बस इतने ही पैसे थे। तुमने बड़े ही ध्यान से उस तोहफे की पैकिंग खोली। जियो किंगहान के चारों ओर छाया हुआ वो भयानक गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने नीचे उस ब्रेसलेट की ओर देखा, मानो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृति हो। उस सस्ते से ब्रेसलेट ने उसके दिल को गहराई तक छू लिया, क्योंकि वो तोहफा तुमने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसके लिए चुना था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, इसे मेरे हाथ में पहना दो। तुमने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। तुमने पूरी गंभीरता के साथ वो ब्रेसलेट उसकी कलाई पर पहना दिया। जियो किंगहान बेहद खुश थी। उसने अपने असिस्टेंट की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया, इस पूरे प्लाजा की मिल्कियत आलुओं के नाम कर दो। शेन मेंग के आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। जी सीईओ जियो, हालांकि तुम्हें इस प्लाजा की खास जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम जानते थे कि जियो किंगहान का दिया हुआ कोई भी तोहफा तुम ठुकरा नहीं सकते थे। ऐसा करने का एकमात्र नतीजा होता एक बेहद कठोर सजा। ये बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आया, जियो किंगहान ने कहा। उसकी आवाज में साफ तौर पर खुशी झलक रही थी। दरअसल अभी अभी तुम्हें लियू रुयान के साथ देखकर वो अपना आपा खोने ही वाली थी। अचानक जियो किंगहान तुम्हारे और करीब आई और तुम्हारे कान में फुसफुसाते हुए बोली, अलुओ, मुझे किस करो। तुम एकदम से अकड़ गए और तुमने चारों ओर नजर दौड़ाई। नौकर चाकर कहाँ है? फूशू कहाँ है? बॉडीगार्ड कहाँ है? असिस्टेंट कहाँ है? स्टाफ? तुम स्वाभाविक रूप से नीचे झुके और उसे चूम लिया। जियो किंगहान ने तुम्हें कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, अलुओ रुक जाओ, यहाँ नहीं, चलो पहले घर चलते हैं। जियो किंगहान ने सिर हिलाया। हवेली पर वापस आकर ड्राइवर और शेन मेंगशी तुरंत कार से बाहर निकल गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को परेशान करें। कार के अंदर जियो किंगहान ने तुम्हारी ओर देखा। उसके लाल होंठ हल्के से खुले। अलुओ, मुझे पत्नी कहकर बुलाओ। यू ने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया, पत्नी। जियो किंगहान संतुष्ट हो गई। क्यों, तुम अचानक मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो गए हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने पूरे यकीन के साथ कहा। जियो किंगहान को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो इस मामले को बेवजह खींचना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो सचमुच उस वजह का अंदाजा ना लगा ले जो उसे निराशा में डुबो दे। अगर उस वजह से यू उसे छोड़कर चला जाता तो वो सचमुच पागल हो जाती और मर जाती। तुमने लियू रुयान को कितने तोहफे भेजे? जियो किंगहान ने फिर पूछा। यू घबरा गया। उसके विचारों में आए इस अचानक बदलाव से वो उलझन में पड़ गया। कुछ देर रुककर यू ने कहा, मैंने बचपन से ही बहुत से लोगों को तोहफे दिए हैं, अपने भाइयों, करीबी दोस्तों और सहपाठियों को, लेकिन जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया है वो अकेला ऐसा तोहफा है जिसे मैं सचमुच उस इंसान को देना चाहता था जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये जवाब जियो किंगहान के लिए काफी था। अलुओ, ये बात याद रखना, अब से तुम सिर्फ एक ही औरत को तोहफे दे सकती हो, मुझे। उस रात खाने के बाद जियो किंगहान फिर से तुमसे लिपट गई, मानो वो तुम्हें अपने जिस्म में ही पिघला लेना चाहती हो। उसने मन ही मन एक गहरी सांस ली। काश अलुओ मेरे साथ सिर्फ प्यार की वजह से होता। तुम्हारे सो जाने के बाद वो उठी और कमरे से निकलकर एक गुप्त कमरे की ओर चल पड़ी। उसका दिल खौफ से भरा हुआ था। उसे शक था कि दिन भर तुमने जो कुछ भी किया वो सब फैंग परिवार और लियू रुयान की हिफाजत के लिए एक नाटक था। इस डर से कि कहीं वो उनका इस्तेमाल करके तुम्हें रुकने के लिए मजबूर ना कर दे। अगली सुबह तड़के तुम नीचे उतरे और देखा कि फूशू थोड़ी असहज लग रही थी। फूशू ने तुम्हें वो टॉनिक वाला सूप दिया। फूशू ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो पहले से ही छोटे मालिक के लिए तैयार है। तुम्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई और तुम मन ही मन बुदबुदाए, तुम्हारी मालकिन तो बस कभी तृप्ति नहीं होती। खैर, मुझे भी इसमें मजा आता है, लेकिन जल्द ही मैं पूरी तरह से थक कर चूर हो जाऊंगा।
डाइनिंग रूम में पहुंचने पर तुमने देखा कि जियो किंगहान भी वही मौजूद थी। क्या तुम्हें हैरानी हुई? तुमने पूछा। क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना? उसने सिर हिलाया। आज वीकेंड है, मैं घर से ही काम संभाल सकती हूँ। तुम्हें महसूस हुआ कि जियो किंगहान कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। वीकेंड का दिन शाम तक बड़े ही प्यार से बीता और फिर जियो किंगहान ने पूछा, क्या तुम थोड़ी वाइन पीना चाहोगे? तुम्हें हैरानी हुई, लेकिन तुम मान गए। जियो किंगहान उठी और शराब की अलमारी से माओ ताई की एक बोतल निकाल लाई। जैसे ही वो वापस मेज पर पहुंची, अचानक उसके पैर में जोर का दर्द उठा और बोतल उसके हाथ से फिसलने ही वाली थी। तुमने फुर्ती से एक हाथ से उसकी कमर थाम ली और दूसरे हाथ से बोतल लपक ली। अरे पगली, जरा संभल कर। तुम्हारे इस प्यार भरे अंदाज से जियो किंगहान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सिर्फ तुम ही उसके दिल में ऐसी हलचल मचा सकते थे। उसके सुर्ख होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। अरे बदमाश, मुझे जरा ठीक से थामो। बदमाश, तुमने मन ही मन सोचा। खैर, अपने पिछले जन्म में मैं सचमुच काफी नीच इंसान था। वाइन के कुछ घोट पीने के बाद ही तुम्हें हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा और तुम लड़खड़ाने लगे। अरे पत्नी, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम हवा में क्यों तैर रही हो? जियो किंगहान ने तुम्हारे सवाल को अनसुना कर दिया। वो उठी, तुम्हें सहारा देकर सीधा किया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। तुम नशे की खुमारी में बुदबुदाए, अरे पत्नी, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुमने तो मेरी सारी जान ही चूस ली है। भला कोई शरीफ आदमी ये सब कैसे झेल सकता है? अचानक जियो किंगहान ने पूछा, सुनो, क्या तुम्हें अब भी लियो रुयान पसंद है? ये सुनते ही तुम झटके से उठ बैठे। हालांकि तुम्हारी आंखें अब भी नशे में धुंधलाई हुई थीं। लियो रुयान, क्या वो कोई इंसान है या फिर कोई भूत? तुम कौन हो? क्या तुम ही लियो रुयान हो? जियो किंगहान के चेहरे पर अचानक ही एक अजीब सी ठंडक और सख्ती छा गई। उसने लियो हुयान की नकल करने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। ये मैं हूँ, फैंग लुओगेगे। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? तुम पीछे हट गए, जैसे तुमने किसी गंदगी को छू लिया हो। मुझे मत छूना, मुझे गंदा होने से डर लगता है। मेरी प्यारी किंगहान अब मुझे पसंद नहीं करती। तुम रुक गए। फिर तुम जोर से बोल पड़े, प्यारी किंगहान मेरी पत्नी है, वो मेरी मालकिन है, वो मेरी सब कुछ है। वो इंसान है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो इंसान है जो इस दुनिया में मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। जियो किंगहान हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तुमने ये शब्द कहे थे। अगर तुम सच में उससे इतना प्यार करते थे तो तुमने पहले कभी ये क्यों नहीं दिखाया? तुमने हमेशा उसके प्रति सिर्फ नफरत और डर ही क्यों दिखाया? जियो किंगहान ने अपनी आंखें से कोड़ ली। क्या वो बिल्कुल भी नशे में नहीं है, या ये 7 हिस्से नशा एक आंसू वाला नाटक है? उसने तुम्हारी परीक्षा ली। अलुओ, ये रुयान है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हारे बजाय मैं किसी कुत्ते से प्यार करना पसंद करूंगा, तुमने कहा और फिर बिस्तर पर गिर पड़े। चाहे थकान की वजह से हो या सचमुच नशे की वजह से, तुम्हें अपना पिछला जीवन दिखाई देने लगा। तुम्हें वो औरत दिखाई दी जो तुम्हारे लिए पागल हो गई थी। उसने एक बार कहा था, अलुओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो चलो हम दोनों मिलकर जहन्नुम में चलते हैं। अलुओ, थोड़ा और आज्ञाकारी बनो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हारा दिल निकालकर अपने शरीर में डाल लूंगी। अलुओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। आखिरी दृश्य में तुम दोनों एक क्रिस्टल के ताबूत में थे, सुंदर और शांत। पता चला कि शहर की अनगिनत रोशनियों के बीच सचमुच एक राह दिखाने वाली रोशनी मौजूद थी। ये तुम्हारी कब्र थी और साथ ही तुम्हारा घर भी। तुम एक बार फिर सिरदर्द और फटने को तैयार मूत्राशय के साथ जागे। हल्की चांदनी में तुम्हें लगा जैसे तुमने कोई सुंदर मनमोहक आकृति देखी है जो अपने शरीर पर कुछ लगा रही थी। जब तुमने हल्की सी कराह भरी तो जियो किंगहान के हाथ रुक गए। चाहे तुम्हारी बातें सच्ची थीं या झूठी, एक दिखावा थी या महज एक नाटक, उन्होंने सचमुच उसकी भावनाओं को बहुत हद तक शांत कर दिया था। वरना शायद वो बार बार उस गुप्त कमरे में चली जाती, वो कमरा जहां उसे शांति पाने के लिए खुद को चोट पहुंचानी पड़ती थी। जियो किंगहान ने बड़े ही ध्यान से उसके सभी जख्मों पर दवा लगाई, एक भी जगह नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि कोई भी निशान उसकी अलुओं को दुखी कर देगा। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में पता चले, और ना ही वो तुम्हें अपने जख्म दिखाना चाहती थी। वो खुद का वही रूप बनाए रखने की कोशिश करती थी जिससे तुम प्यार करते थे। अगली सुबह तड़के तुम एकदम तरोताज़ा और ऊर्जा से भरे हुए जागे। जियो किंगहान अभी भी कंपनी नहीं गई थी। उसने काम निपटाने के लिए हवेली में ही रुकने का फैसला किया। वो तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे तुम्हारे साथ बिताए हर पल को संजोकर रखना था। उसे इस बात का एहसास था कि अगर उसने आगे बढ़ना छोड़ दिया तो न जाने कितने लोग उसकी लाश को रौंद कर आगे निकल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा भी बुरा हाल होता। इसीलिए उसे बेरहम बनना ही पड़ा। उसने अपनी अंदर की क्रूरता को अपने दुश्मनों की ओर मोड़ दिया, तब तक जब तक कोई उसे रोक ना सके, और अपनी सारी कोमलता सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखी। सुबह के समय वकील शुकाई तुम्हारा नया बना हुआ परिवार रजिस्टर लेकर आए।
मिस्टर फेंग, फांग तियानबा का अभी भी लाभांश चुकाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है, बस फाइल करने से पहले मुझे एक बार आपसे पुष्टि करनी है। आखिर आप दोनों सगे बाप बेटे हैं। तुमने व्यंग्य से कहा। उसने सिवाय अपने कुछ आनुवंशिक अंश के और कुछ भी योगदान नहीं दिया है। मुकदमा दायर कर दो। उस बूढ़े मूर्ख को हकीकत का सामना करने दो। सबसे अच्छा तो यही होगा कि उसे जेल में डाल दिया जाए। परिवार रजिस्टर मिलते ही तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार ये आया कि जाकर जियो किंग हान के साथ अपनी शादी रजिस्टर करवा ली जाए। इस विचार से तुम खुद ही हैरान रह गए। हालांकि जियो किंग हान ने तुम्हारे लिए अपने पिछले जन्म में शादी का जोड़ा पहना था, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं था कि जियो किंग हान सिर्फ तुम्हें अपना बनाना चाहती थी या फिर ये उसका कोई और ही जुनून था। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि जियो किंग हान तुम्हारे रिश्ते को सबके सामने लाना चाहती है या नहीं। स्टडी रूम में जियो चिंग हान अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को खाली नजर से घुरे जा रही थी। तुम चुपके से उसके पास गए और झुककर उसके गाल पर किस किया। जियो चिंग हान तुम्हारे अचानक आ जाने से चौंक गई और फिर उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती सुनाई दी। उसके होठों के कोने एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गए। वो तुम्हारी तरफ मुड़ी और तुम्हें एक जोरदार फ्रेंच किस दिया। काफी देर बाद तुम दोनों अलग हुए। तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और तुम हकलाने लगे। पत्नी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही तुम बोले, तुमने अपना सिर घुमाकर जियो चिंग हान के कंप्यूटर की तरफ देखा और तुम्हें स्क्रीन पर कुछ लोग दिखाई दिए जो सबके सब हैरान परेशान बैठे थे। उनके जबड़े नीचे लटक गए थे। तुमने मन ही मन खुद को कोसा और जो शब्द चलो शादी कर लेते हैं तुम्हारे मुंह से निकलने ही वाले थे, वो वापस गले में ही अटक गए। तुम तो बस ये देखना चाहते थे कि जियो चिंग हान क्या कर रही है, लेकिन तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होगी। जियो चिंग हान के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने बस हल्के से लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे अधिकारी अपनी सीटों पर टिक नहीं पाए। क्या मैंने जो देखा वो सही था? वो हैंडसम लड़का कौन था? क्या हमारी बॉस को लड़के पसंद है? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें लड़कों से नफरत है? वैसे वो छोटा भाई सच में बहुत हैंडसम है। वो सीईओ जियो के साथ एकदम परफेक्ट लग रहा है। मुझे हैरानी हो रही है कि जब सीईओ जियो हैंडसम लड़के के साथ विला में होती हैं तो दोनों में से ऊपर कौन होता है। विला में वापस आकर तुम थोड़े हैरान थे, शर्मिंदगी की वजह से नहीं बल्कि खुद को कोसने की वजह से। तुम्हें चिंता हो रही थी कि तुम्हारी वजह से जियो चिंग हान को कोई परेशानी तो नहीं हुई। जियो चिंग हान ने धीरे से पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? अब तुम्हारे पास शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने की हिम्मत या सूझबूझ नहीं बची थी। तुम हकलाते हुए बोले, वो सब मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना? जियो चिंग हान को तुम्हारा यह घबराया हुआ अंदाज मजेदार लगा। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। किस बात पर राजी? तुमने सोचा, क्या उसे किसी तरह पता चल गया कि मुझे घर का रजिस्टर मिल गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? ये तो बहुत ही चमत्कारिक बात है। मैं इस बात पर राजी हूं कि तुम हवेली में आज़ादी से आ जा सकते हो, लेकिन इस शर्त पर कि तुम भागकर नहीं जाओगे। तुम्हें हर समय मुझे रिपोर्ट करना होगा, हर रात मेरे साथ घर आना होगा और तुम बिल्कुल भी लियू रुयान से मिलने नहीं जा सकते। अगर तुमने ये बातें नहीं मानी तो मैं लियू रुयान और तुम्हारे परिवार को पकड़कर उन्हें तड़पाऊंगी। तुम्हें लगा कि ये एक अच्छा सौदा है, इसलिए तुमने जल्दी से कहा, चिंग हान, असल में मैं उस बारे में बात नहीं करने वाला था। मेरा मतलब था कि मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर, परिवार का रिकॉर्ड मिल गया है। मैं तुम्हारे साथ जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। जियो चिंग हान एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने तुम्हारा कॉलर पकड़ा और तुम्हें बाहर खींच लिया। 2.5 घंटे बाद तुम्हारे हाथ में एक लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट था और तुम्हें सब कुछ थोड़ा सा अवास्तविक लग रहा था। किंग हान, क्या मैं तुम्हें एक शादी और एक अंगूठी देने का कर्जदार हूँ? कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो बस इतना ही काफ़ी है। जियो चिंग हान ने शांति से जवाब किया। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत अंगूठी ज़रूर खरीद कर दूंगा, तुमने जिद करते हुए कहा। जियो चिंग हान ने अपना सिर हिला दिया। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैंने तुम्हें जो ब्लैक कार्ड दिया है उसकी लिमिट 10 अरब युवान है। अगर वो काफ़ी ना हो तो बस मुझे बता देना। मेरा सारा पैसा तुम्हारा है। तुम मुझसे अपनी पसंद की कोई भी अंगूठी खरीद सकते हो। कितना? हैरानी के मारे तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हें पता था कि वो कार्ड बिला के ड्रेसिंग रूम की अलमारी में रखा है, जहाँ और भी कई दस्तावेज रखे थे, लग्जरी कारें, जमीन जायदाद के कागजात, सोने की ईंटें और बैंक कार्ड। लेकिन तुमने उस कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। मेरी पत्नी अमीर है, खूबसूरत है और मुझ पर पैसे खर्च करने को भी तैयार है। मुझे इतनी अच्छी पत्नी और कहाँ मिल सकती है? पिछली जिंदगी में ज़रूर किसी ने मुझे जहर दे दिया होगा, तभी मैं ये देख नहीं पाया कि वो कितनी अच्छी है। मैं सचमुच एक बेवकूफ़ था। कुछ देर सोचने के बाद तुमने धीरे से कहा, चिंग हान, मैं फिर भी वो अंगूठी खरीदने के लिए खुद ही पैसे कमाना चाहता हूँ। जियो चिंग हान के चेहरे पर अचानक आई सख्ती को भांपते हुए तुमने आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। जियो चिंग हान, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस परिवार में सिर्फ एक ही इंसान सब कुछ नहीं दे सकता, मुझे भी पैसे कमाने होंगे। अगर ये सब सिर्फ मेरे अपने लिए होता तो मैं तुम्हारा खुशी खुशी अपनी पत्नी के पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कोई तोहफा मैं अपने कमाए हुए पैसों से ही खरीदना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर जियो चिंग हान के चेहरे के हाव भाव नरम पड़ गए। समझ गई, अब से तुम्हें मेरा पूरा नाम लेकर पुकारने की इजाजत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? पत्नी, पिंग हान, हेन हान, प्यारी सी बच्ची, जो तुम्हें अच्छा लगे, जियो चिंग हान ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक रही थी।
हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से खुशी भरे थे। अगले दिन जियो चिंगहान की इजाज़त लेकर तुम बुगाटी चलाकर एकुन यूनिवर्सिटी पहुंचे। पूरी रात सोच विचार करने के बाद तुमने अपनी पिछली जिंदगी की यादों का फायदा उठाकर एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी शुरू करने और भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं की पहले से ही जानकारी जुटाने का फैसला किया। सबसे पहले तुम्हें अपने अच्छे दोस्त काइकुन से मिलने के लिए वापस कॉलेज जाना था। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारी मौत के बाद सिर्फ इसी दोस्त ने, जिसके साथ तुम पले बढ़े थे, तुम्हारी कब्र की देखभाल की थी। बाद में उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और एक बेरहम औरत ने उसे बहुत दुख पहुंचाया, जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में डूब गया। इस जिंदगी में तुमने ये पक्का करने की ठान ली थी कि वो खूब तरक्की करे। आधे घंटे बाद एकुन यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के कमरे में काइकुन तुम्हें हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। क्या फेंगलुआ, तुम एक कंपनी शुरू कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं उसका मैनेजर बनूं? भाई ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी हालत तो मुझसे और फैंग परिवार से भी ज़्यादा ख़राब थी। कंपनी शुरू करने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरी एक पत्नी है। मेरी पत्नी एक अमीर और खूबसूरत शुगर मम्मी है जो मुझसे 3 साल बड़ी है। एक कहावत है ना, अगर कोई आदमी अपने से 3 साल बड़ी औरत से शादी करे तो उसे सोने की ईंट मिल जाती है, लेकिन मेरे मामले में ये सिर्फ सोने की ईंट नहीं बल्कि सोने का पूरा पहाड़ है। कुछ मिनटों तक समझाने बुझाने के बाद काइकुन को आखिरकार पूरी बात समझ में आ गई। अब तुम लियू रुई के पीछे पागल नहीं हो और तुम्हारी पत्नी भी अमीर है। उसने अपना सीना पीटा और जोर से पैर पटके। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, ये तो मुझे मारने से भी ज्यादा बुरा है। कुछ देर बाद काइकुन शांत हो गया और उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलकने लगी। वो सचमुच तुम्हारे लिए खुश था। पहली वजह ये कि तुम लियो रुईयान से पीछा छुड़ा पाए थे और दूसरी ये कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया था। इसी बीच एकुन यूनिवर्सिटी की आउटडोर पार्किंग में एक कार के चारों ओर भीड़ जमा थी। वाह, एक बुगाटी वेरॉन! ये कार किसकी है? क्या हमारे स्कूल में इतने बड़े रईस भी पढ़ते हैं? अगर ये कार मेरी होती तो मैं खुशी खुशी एक आलीशान हवेली में रहता और 8 शादियां करता। अचानक भीड़ में से एक आवाज़ गूंजी, मुझे एक फ़ोटो लेनी है, सब लोग ज़रा हट जाओ। रुकेन, जल्दी आओ और मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाओ। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लियो रुईयान की सबसे अच्छी सहेली हुओ हाइनी की थी। जब हुओ हाइनी ने उसे इशारे से बुलाया तो लियो रुईयान बड़े ही नज़ाकत भरे लेकिन थोड़े शर्माते हुए कदमों से उसकी ओर बढ़ी। क्या ये ठीक रहेगा? कहीं ये गलत तो नहीं लगेगा? हुओ हाइनी ने उसे पकड़कर कार से टिका दिया। इसमें गलत क्या है? हम तो बस सोशल मीडिया पर डालने के लिए एक फ़ोटो ले रहे हैं। आसपास खड़े छात्रों ने उन्हें प्यार से समझाया, वो लाखों करोड़ों की लग्जरी कार है, तुम्हें ज़रा संभल कर रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर तुमने इस पर खरोंच लगा दी, भले ही तुम कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, तुम्हारी कीमत इतनी नहीं होगी कि इसकी भरपाई कर सको। वो हाइनी ने तिरस्कार भरी नज़र से देखा। तुम्हें किस बात का डर है? अगर कार का मालिक आ भी गया तो वो हमारी रोयान की खूबसूरती देखकर मोहित हो जाएगा। वैसे भी एक तस्वीर लेने में क्या बड़ी बात है? ये कहते हुए उसने लियो रुयान को खींचा और दोनों कार के बोनट पर झुककर कुछ प्यारी सेल्फियां लेने लगी। ठीक उसी पल तुम वहां वापस लौटे। तुमने तुरंत चिल्लाकर पूछा, तुम्हें तस्वीरें लेने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी जानी पहचानी आवाज सुनकर लियो रुयान का हाथ काम गया और उसका फोन खनखनाता हुआ बोनट पर गिर पड़ा। धत तेरी की, ये उन तोहफों में से एक है जो जी यू किंगहान ने मुझे दिए थे और इस घटिया औरत के फोन से इस पर खरोंच लग गई। तुमने जल्दी से कार के बोनट की जांच की और सचमुच वहां चावल के दाने जितनी बड़ी एक खरोंच लगी हुई थी। लियो रुयान ने भी वो छोटी सी खरोंच देखी, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय उसने देखा कि तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगने लगे हो और उसके दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। हुआ हाइनी को याद आया कि पिछली बार तुमने उनका कितना अपमान किया था, इसलिए वो गुस्से से आग बबूला हो गई। फैंगलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस कार को हाथ मत लगाना। क्या तुम्हें पता है ये किस तरह की कार है? अगर तुमने इसे कोई नुकसान पहुंचाया तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? तुमने कार पर लगी खरोंच की ओर देखा और तुम्हारा दिल दर्द से भर गया। बोनट पर पड़े फोन की ओर इशारा करते हुए तुमने पूछा, ये फोन किसका है? लियो रुयान ने तभी आवाज में जवाब दिया, ये मेरा है। तो फिर ठीक है, नुकसान की भरपाई करो। तुम्हारी बात सुनकर वे दोनों औरतें हक्की बक्की रह गईं। अगले ही पल हुआ हाइनी जोर से हंसी। फैंगलो, क्या तुम किसी वहम में जी रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये किस तरह की कार है? तुम सीधे फीधे ये क्यों नहीं कह देते कि तुम कोई अमीर सीईओ हो? मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी पत्नी सीईओ है। तुमने मन ही मन बुदबुदाया। तुमने अब और समय बर्बाद नहीं किया। तुमने कार की चाबी निकाली और बटन दबा दिया। बुगाटी वेरॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। अरे बाप रे, ये कार तो सीनियर फैंग की है। उन्हें हमेशा ढेर सारी स्कॉलरशिप्स मिलती रही हैं। उनके ग्रेड हमेशा बेहतरीन रहे हैं और वो गाने, नाचने और रैप करने में भी माहिर है। वो कैंपस का सबसे चहेता लड़का है और वो अमीर भी है। अगर सीनियर फैंग मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, भले ही वो सिर्फ मेरे पैर को छूना चाहे या मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहे या मुझसे शादी ही क्यों ना करना चाहे। काइकुन, जो तुम्हारे पीछे पीछे आया था, वो भी हैरान रह गया। धत तेरी की, करोड़ों रुपए! फैंग की अमीर बीवी तो सचमुच बहुत ज्यादा अमीर है। अब तो मुझे मार ही डालो, ये तो हद से ज्यादा हो गया। फिर वो तुम्हारे पास आया। हैरान परेशान लियो रुयान और हुआ हाइनी को देखते हुए उसने कहा, फैंग जी, ज्यादा ही मत करो। उन्होंने तो बस एक छोटी सी खरोंची लगाई है। पुरानी जान पहचान के नाते बस उनसे 10 लाख या उसके आसपास कुछ पैसे ले लो और बात यही खत्म कर दो। हुआ हाइनी का तो तुरंत ही पारा चढ़ गया। तुम पागल हो फैंगलो, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अभी के अभी कार की चाबियां मेरे हवाले करो और हमारी रुयान को ये कार चलाने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं रुयान को मनाऊंगी कि वो तुम्हें अपने करीब आने का एक मौका दे।
लियो रुयान घबराहट में शर्माने का नाटक करने लगी और तुम्हारे जवाब का इंतजार करने लगी। तुम दोनों तो एकदम बेवकूफ हो। अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुमने अपना फोन निकाला और पुलिस को डायल किया और फिर इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया। ये देखकर कि तुम सचमुच गंभीर हो, हुआ हैनी ने तुरंत ही चिल्लाकर कहा, मैंने कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये तो लियो रुयान के फोन से हुआ है, जाओ उससे बात करो। वो मुड़ी और बिना पीछे मुड़े ही भाग खड़ी हुई। लियो रुयान हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास छलका। उसने तुम्हारी तरफ देखा। फैंग लुकेट, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम्हें अचानक से जी में चलाने जैसा महसूस हुआ। पैसे नहीं है तो जाओ खुद को बेच डालो या फिर जाकर अपने फैंग जियांगे जी से भीख मांगो। क्या तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब नहीं हो? आखिरी 4 शब्द उसने जानबूझकर बहुत ही साफ-साफ और जोर देकर कहे थे। लियो रुयान साफ तौर पर घबरा गई थी, मानो कोई ऐसा राज खुल गया हो जिसे कभी जुबान पर नहीं लाया जा सकता था। फैंग जियांग बियोगेर तो बस एक स्टूडेंट है, उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? कजिन? हाँ, वो तुम्हारा कजिन ही तुम है। तो फिर जब तुम पैसे नहीं दोगी तो पैसे कौन देगा? तुम अभी लियो रुयान का राज सबके सामने खोलने के लिए तैयार नहीं थे। आपने पहले मुख्य सबूत खोजने का प्लान बनाया और फिर लियो रुयान और उसके कजिन फैंग जियान को एक साथ उनके किए की सजा भुगतने देने का सोचा। आखिर में पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी के दखल के बाद लियो रुयान के पास 1 मिलियन युआन का कर्जनामा लिखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वहां से निकलते समय वो शिकायतों से भरी हुई थी। फैंग लो, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो। तुम इतने अमीर थे और तुमने ये बात मुझसे छिपा कर रखी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दोपहर में तुमने और काइको ने अपनी कंपनी के लिए जगह फाइनल कर ली, जो ठीक खुशी ग्रुप के हेडक्वार्टर के सामने थी, और ऑफिस की जगह किराए पर ले ली। खर्चों के लिए तुमने उस ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल किया जो जी यू किंग हान ने तुम्हें दिया था। सारे काम निपटाने के बाद तुम जल्दी की हवेली वापस लौटे और तुरंत उस इंसान को देखा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह थी। जी यू किंग हान उतनी नरम दिल नहीं थी जितनी तुमने उम्मीद की थी। वो तुम्हें जान से मारने वाली नजर से घूर रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज तुम फिर से लियो रुयान से मिले थे। हालांकि उसके माता ने उसे पूरी कहानी बता दी थी, फिर भी वो धीरे धीरे बोली, अलू, तुमने लियो रुयान से दोबारा मिलने की हिम्मत की। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए लियो रुयान, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम मेरी पत्नी को गलत समझते रहते हो। तुम परेशान थे और समझाने ही वाले थे कि जीयू चिंगड़ ने तुम्हारे कंधे पर तब तक काटा जब तक कपड़े पर खून नहीं लग गया और फिर तुम्हें छोड़ दिया। एक छोटा सा सबक, अगर अगली बार हुआ तो मैं इतना नरम नहीं रहूंगा। तुम्हें रोने का मन हुआ। पत्नी, ये सच में मेरी गलती नहीं है, ये एक इत्तेफाक था।